आज की इस वीडियो में हम लोग जो एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 28 दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेके जो 27 तक दिए हुए थे उनको ऑलरेडी सॉल्व किया जा चुका है। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप लोग जाके उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 28 और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो देखिए इसके पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कर्क रेखा है भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है। तो इसी के फलस्वरूप होता है कि जो हमारी उष्णकटिबंधीय जलवायु बनती है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन बी दिया हुआ है कह रहा है देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो इसलिए जब कर्क रेखा जो भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है तो इसके परिणाम स्वरूप जो देश का आधा दक्षिणी भाग है वहाँ पे उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है शिवालिक का विस्तार है, मतलब शिवालिक का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो ये देखिए पोतवार का जो बेसिन है वहाँ से और तीस्ता नदी के मध्य इसका ये विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। आइए थर्ड नंबर देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। पूछा जा रहा है जो कोर इन्फ्लेशन होता है जिसको हम लोग कोर मुद्रास्फीति कहते हैं को परिभाषित किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए इसमें जो खाद्य मुद्रास्फीति होती है और जो ईंधन मुद्रास्फीति होती है इसको छोड़कर जो शीर्षक मुद्रास्फीति होती है इसको इसमें शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार देखिए इसका ऑप्शन जो डी होगा वो राइट हो जाएगा। इसमें कह रहा है खाद्य मुद्रास्फीति तथा जो ईंधन मुद्रास्फीति होती है दोनों को छोड़कर जो शीर्षक मुद्रास्फीति होती है उसी से कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। देखिए फोर नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है। तो उस जलसंधि का हमको नाम बताना है। तो वो है बाबल मानदेव। तो ऑप्शन जो सी होगा इसमें राइट हो जाएगा। आइए 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ रंग राजन समिति का संबंध किससे है। तो ये है भुगतान संतुलन से, जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए 6 नंबर में दिया हुआ है किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है प्रति व्यक्ति आय से। तो प्रति व्यक्ति आय से पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति का जो है वास्तविक जीवन या उसका आर्थिक स्तर या उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो किस प्रकार का है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। आइए 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर में कह रहा है किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है। तो देखिए अगर बचत करेंगे तो इसी से पूंजी का निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, कुल बचत पर। आइए अगला देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में कह रहा है भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन जो होता है रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये करता है सेबी। कौन करता है, तो सेबी करता है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में दिया हुआ है भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू हुआ था, जिसको वैट कहते हैं। ये बताना है वैल्यू एडेड टैक्स, ये कब लागू हुआ था। ये लागू हुआ था 2005 में। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 10 नंबर। इसमें कह रहा है ग्रीन मफलर का संबंध किससे है। तो ग्रीन मफलर जो होता है वो ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए यूज किया जाता है। इसके तहत क्या होता है कि जो हाईवेज होते हैं उनके किनारे किनारे पेड़ लगाए जाते हैं। तो जिससे क्या होता है जो गाड़ियाँ होती हैं आने जाने से उनके जो ध्वनि प्रदूषण होता है उससे हमको निजात मिलती है या उसको कम करने में सहायता मिलती है। तो ऑप्शन इसमें से राइट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है। मतलब जो ज्वार भाटे आते हैं वो किस वजह से आते हैं, इसको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जो सूर्य और चंद्रमा का क्या होता है गुरुत्वाकर्षण होता है, उसी के फलस्वरूप क्या होता है ज्वार और भाटे की उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शन देखिए सी इसमें राइट हो जाएगा। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है। आइए अगला देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में दिया हुआ है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा है वो, तो वो है गिर उद्यान। गिर कहाँ पे है याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये है गुजरात में, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में कह रहा है भारत में नई वन नीति कब लागू की गई थी। तो कब लागू की गई थी ये, तो ये 1988 में ये लॉन्च की गई थी। और इसी के तहत क्या हुआ था, इसी के तहत प्रावधान किया गया था कि जो कम से कम जो हमारा पूरा लैंड है उसका 33% भाग पर वन होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं। अगला है 14 नंबर। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झीलें सम्मिलित नहीं हैं। तो बताना है जो ग्रेट लेक्स पाई जाते हैं अमेरिका में, तो उनमें से ये जो चारों दी हुई हैं कौन सी ग्रेट लेक का पार्ट नहीं है या कौन सा उसका हिस्सा नहीं है। तो देखिए इसमें सुपीरियर भी पार्ट है,
इरी भी है, मिशिगन भी है, लेकिन ग्रेट बैरियर देखिए ये कोई पार्ट नहीं है। ग्रेट बैरियर क्या है? ये कोरल रीफ है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में कह रहा है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्नलिखित में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो कौन सा बहुमत आवश्यक होता है ये बताना है। तो देखिए इसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन ये याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत बार बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। ये चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या कोई स्टेट पीसीएस का हो, ये हर जगह ये सब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। आइए देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? आइए देख लेते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही दिए हुए हैं। तो देखिए कह रहा है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसके द्वारा की गई थी। ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। कह रहा है लेमेंस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। इनका क्या नाम था? इनका नाम था एलिजा इम्पे, जो मुख्य न्यायाधीश थे जिनको सीजेआई कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर। तो देखिए 17 नंबर में कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? तो किसके द्वारा कर दी गई थी? तो ये जो 41वां संविधान संशोधन हुआ था इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया था। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर में कह रहा है संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो बताना है जो हमारे यहाँ संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल होता है उसकी बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही दिया हुआ। आइए देख लेते हैं। देखिए यह भारत की दिन है, यह बिल्कुल सही है। यह 1962 से जारी है, यह भी सही है। यह अनौपचारिक साधन है जिससे संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो मतलब जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये तीनों की तीनों सत्य दिए हुए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर देख लेते हैं अब क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक सा है। तो देखिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला देख लेते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ सत्य नहीं है। आइए देख लेते हैं। देखिए कह रहा है राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है, ये सही है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है, ये भी सही दिया हुआ है। राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं या प्रमुख होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। अगला देख लेते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। बाकी की जो ऊपर की तीनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो तीनों सही दिए हुए हैं। आइए अगला देख लेते हैं। अगले में दिया हुआ 21 नंबर क्वेश्चन में इसमें कह रहा है भारत के संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित किया गया है। मतलब कहाँ पे उल्लेखित किया गया है? तो ये किया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 में। इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए 22 नंबर देख लेते हैं। 22 में कह रहा है जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया था? तो किस माध्यम से मिलाया गया था? तो ये कराया गया था प्लेबिसाइट, जिसको हम लोग जनमत संग्रह कहते हैं। मतलब लोगों को वहाँ पे वोट करने के लिए कहा गया। मतलब एक तरह से रेफरेंडम जिसको कहते हैं, कि ताकि पता चले लोग किस साइड में जाना चाहते हैं। तो ये कराया गया था जनमत संग्रह। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। आइए 23 नंबर देख लेते हैं। तो 23 में कह रहा है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो किस में किया गया है? ये किया गया है 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में पूछा जा सकता है इस प्रकार से कि कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो वो है 22 भाषाएँ, इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए अगला देख लेते हैं 24 नंबर। 24 में कह रहा है वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? तो कौन करती थी? वो संस्था का नाम बताना है। तो वो करती थी उग्र। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। आइए 25 नंबर देखते हैं। तो इसमें कह रहा है द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन थे? तो हमें उनका नाम बताना है। तो उनका नाम था अजित नाथ। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो ये टेस्ट सीरीज़ है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, वो चाहे जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, क्योंकि ये एडोटेरिया की है। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, इसलिए आप लोग इसको सॉल्व ज़रूर करिएगा। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ। इसमें कह रहा है वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है ये बताना है। तो ये मिलती है उपनिषद से। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 27 नंबर। इसमें कह रहा है अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो किस में ये शिक्षा दी गई है? तो ये दी गई है 6ठे में। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं। अगला है 28। इसमें कह रहा है
मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा महत्वपूर्ण है ये बताना है। तो देखिए जो वनारोपण है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 29 नंबर। 29 में कह रहा है विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री जिनका नाम था अब्दुल रज्जाक किस देश के ये निवासी थे? तो ये कहाँ के थे? तो ये थे फारस के। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं। अगले में दिया हुआ है अकबर ने हरमदल से अपने को पूर्णतः पृथक मुक्त कब कर लिया था? तो कब कर लिए थे वो हमको क्वेश्चन उसका बताना है, कब कर लिया था? तो किया था 1562 में। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। आइए 31 नंबर देख लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। तो 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ था एक्सला जो शापेल की संधि होती है उसके तहत ये क्या हुआ था, ये युद्ध समाप्त हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो कर्नाटक का युद्ध किस संधि के तहत समाप्त होता है? तो एक्सला शापेल की जो संधि है उसके तहत ये युद्ध समाप्त होता है। आइए अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध निम्नलिखित में से किसके समय में लड़ा गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, ध्यान रखिएगा। ये लड़ा गया था लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं 33 नंबर। 33 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये कहा था टी.आर. होम्स ने। किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने। तो ऑप्शन जो सी होगा इसमें राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है 34 नंबर में सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? बेसिक से क्वेश्चन है। तो ये कहा था एडोल्फ हिटलर ने। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला देखिए 35 नंबर। 35 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बताना है कौन सा कथन सत्य है, आइए देख लेते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है पहला स्टेटमेंट भारत की राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग गठित किया गया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने हेतु विचार करने के लिए कैबिनेट आयोग का गठन किया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड कह रहा है शिक्षा के विकास हेतु सार्जेंट आयोग का गठन किया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मतलब तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। आइए 36 नंबर देख लेते हैं। देखिए दो साइड में सूचियाँ दी हुई हैं, इनको हमें आपस में सुमेलित करना है। आइए देख लेते हैं। तो देखिए पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एंथ्रोलॉजी। इससे हो गया। पराली पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये तो एग्रोनॉमी कहलाता है। ये पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये पैलियोबॉटनी कहलाता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। तो इसका ऑप्शन ए जो राइट हो जाएगा। 1 2 3 एंड 4 ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। आइए अगला देख लेते हैं 37 नंबर। इसमें क्या कह रहा है? 37 में कह रहा है R.H. व्हिटकर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो व्हिटेकर हैं, इन्होंने कितने वर्गों में विभाजित किया था ये पूछा जा रहा है। तो ये उन्होंने किया था 5 वर्गों में। तो ऑप्शन जो इसमें सी होगा वो राइट हो जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं 38 नंबर। 38 में कह रहा है बर्फ़ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? जो बर्फ़ पर उगते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहा जाता है क्रिप्टोफाइट्स। क्या कहा जाता है? क्रिप्टोफाइट्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसमें जितने भी बेसिकली क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी एग्जामों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, इसलिए इसको ज़रूर आप लोग सॉल्व करिएगा। तो बर्फ़ पर उगने वाले शैवालों को क्या कह रहे हैं? तो क्रिप्टोफाइट्स इनको कहते हैं। अगला देख लीजिए। अगले में कह रहा है सरसों के बीज में अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किससे प्रयोग में लाया जाता है? तो किसको यूज़ करते हैं? तो करते हैं आर्जीमोनी के बीज का। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है 40 नंबर, इसको देख लीजिए। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? तो कौन सी विटामिन है ये बताना है। तो उस विटामिन का नाम है विटामिन B2। तो ऑप्शन बी इसमें ए इसमें राइट हो जाएगा। अब आइए अगला देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है? तो देखिए 41 में कह रहा है सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है छाल से। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 42 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? तो कौन सा है वो? तो वो है देखिए कोलेस्ट्री कोलेस्टिको कोलेस्टिसोकाइसिन काइनिन जो है ये भी इसमें स्रावित होता है। और जो सिक्रेटिन है ये भी होता है। मोटिलिन होता है जो ये भी स्रावित होता है। तो देखिए जो तीनों हैं ये इसमें से स्रावित होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो छोटी आंत है उनमें ये सब हार्मोन स्रावित होते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 43 में। 43 में कह रहा है
कांच का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है ये बताना है। तो ये होता है क्यूप्रस लवण के कारण। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। तो क्यूप्रस लवण के कारण कांच का रंग लाल होता है। अगला देख लेते हैं 44 नंबर। इसमें दो साइड में सूचियाँ दी हुई हैं, इन्हें आपस में हमको सुमेलित करना है। एक साइड में तत्व दिए हुए, दूसरे साइड में उनके अनुप्रयोग दिए हुए हैं। तो आइए इनको देख लेते हैं। तो देखिए, यूरेनियम का समस्थानिक इसका यूज कहाँ पे करते हैं? तो इसका करते हैं नाभिकीय ईंधन के रूप में। दिए इसका सुमेलित हो जाएगा। कोबाल्ट का देखिए, तो कोबाल्ट का कैंसर के उपचार में यूज़ करते हैं। आयोडीन का देखिए, तो आयोडीन का यूज़ किया जाता है द्वितीय कैंसर के आयोडीन का देखिए यहाँ पे होगा गंड जो होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। और रेडियम का देखिए उसका यूज़ करते हैं द्वितीय कैंसर में। तो इसका एक बार फिर से देख लेते हैं क्या इसमें दिया हुआ है। तो देखिए, यूरेनियम समस्थानिक का यूज़ नाभिकीय ईंधन में। कोबाल्ट का कहाँ यूज़ करते हैं? तो कोबाल्ट का कैंसर के उपचार में यूज़ करते हैं। तो इसका इससे हो जाएगा। और वहीं दूसरा देख लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। तो इसका देखिए, जो आयोडीन का है उसका कहाँ यूज़ करते हैं? तो आयोडीन का यूज़ करते हैं गलग्रंड के मतलब अनुप्रयोग यहाँ पे किया जाता है। और रेडियम का अगर देखें यूज़ कहाँ होता है, तो यूज़ होता है कैंसर के उपचार में। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट हो जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं 45 नंबर। 45 में कह रहा है, आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं? तो किस समूह को कहते हैं? जो समूह 18 है, मतलब 18 है, उसको हम लोग उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं। अगला देखिए 46 नंबर। इसमें कह रहा है, सिल्वेनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो किसका है ये? तो ये है गोल्ड का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सिल्वेनाइट जो है वो गोल्ड का अयस्क है। अगला देख लीजिए। अगला है 47 नंबर। कह रहा है, जो कैपिटल जी होता है जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। आइए देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है इसका मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। यह एक सदिश राशि है। तो ये सदिश राशि नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये सदिश राशि नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। थर्ड देख लीजिए, जी का मान संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र एक समान होता है। तो ये भी सही है। तो इसमें देखिए, जो ऑप्शन बी होगा वो राइट हो जाएगा। पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें बी जो है वो सत्य नहीं है। आइए 48 देख लेते हैं। 48 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? तो बताना है कौन सा उदाहरण है। तो देखिए, जो भूकंपीय तरंगे हैं, जो उनकी एस तरंगे होती हैं, वो अनुप्रस्थ तरंगों का एग्जाम्पल होती हैं। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 49 नंबर। 49 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है? तो किसका यूज़ करते हैं ये बताना है। तो देखिए, इसमें जो गामा किरणें हैं, इनका यूज़ यहाँ पे किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 50 नंबर, जो इस प्रैक्टिस सेट का है। तो प्रैक्टिस सेट इसमें कह रहा है, प्रकाश की प्रिज्म को कहाँ से गुजरने पर उसका जो किस रंग का सर्वाधिक विचलन होता है? तो सबसे ज़्यादा किसका विचलन होता है? तो होता है बैगनी रंग का। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। आइए अब कुछ स्मरणीय तथ्य दिए, इनको देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है, एक साइड गवर्नर जनरल दिए हैं, उनके देखिए प्रथम कौन है उनको दिया हुआ है, अंतिम कौन थे इनको दिया हुआ है। तो देखिए, बंगाल का जो गवर्नर जनरल थे प्रथम कौन थे? तो इनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। अंतिम कौन थे? तो ये थे वारेन हेस्टिंग। अगला देखिए, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम कौन था? तो वो थे वारेन हेस्टिंग। और लास्ट कौन थे? तो इनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। वहीं भारत का गवर्नर जनरल देखते हैं, प्रथम कौन थे? तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और अंतिम थे लॉर्ड कैनिंग। वहीं भारत का वायसराय देखिए, तो पहले कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो अंतिम थे। भारत देखिए, भारत का भारतीय वायसराय कौन था? तो पहले थे सिराज गोपालाचारी, और ये अंतिम भी यही थे। तो सिराज गोपालाचारी भी वो अंतिम और पहले दोनों थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अगला देख लेते हैं। तो अगले में दिया हुआ है, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का शुभारंभ या शुरुआत किया था, किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला कह रहा है, मुगल जो सम्राट शाह आलम द्वितीय व अंग्रेज़ों के मध्य इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 12 अगस्त 1765 में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कब हो रही है? 1765। अगला देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए उप दीवान क्रमशः किसको किसको नियुक्त किया था? तो उनका नाम था मोहम्मद रजा खां व राजा सिताब राय। तो जो मोहम्मद रजा खां थे वो बंगाल के थे, और जो बिहार के थे उनका नाम था राजा सिताब राय। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किसने किया? तो वॉरेन हेस्टिंग ने। अब वॉरेन हेस्टिंग के बारे में देख लेते हैं कुछ एडिशनल फैक्ट जो हैं। तो इसने ही सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति को अपनाया था। और इसी के तहत क्या होता है
इसने मुगल सम्राट को मिलने वाली वार्षिक जो पेंशन थी उसको बंद करा दिया था। किसने कराया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। और इन्हीं के समय पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आता है उसको भी इन्हीं के समय में लागू किया गया था, या इन्हीं के समय ये पारित किया था। अगला देखिए, इन्हीं के समय क्या होता? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राजस्व जो बोर्ड था उसका भी गठन इन्हीं के समय किया गया था। अगला कह रहा है, इन्हीं के समय 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। तो पूछा जा सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो विलियम जोन्स ने की थी। अगला देखिए, इन्होंने ही कोलकाता में प्रथम मदरसा की स्थापना की। तो पूछा जा सकता है प्रथम मदरसा की स्थापना किसके समय हुई थी? तो इन्हीं के समय हुई थी। अगला देखिए, इसी के समय जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना की थी। अब अगला देख लेते हैं क्या दिया हुआ इसमें। अगले में दिया, भारत में नागरिक सेवाओं का जन्मदाता या जनक किसको कहते हैं? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, और इन्होंने ही अस्थायी बंदोबस्त को भी लागू किया था। अगला देखिए, कह रहा है भू राजस्व वसूलने हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किसने किया था? तो कर्नल रीड ने इसको लागू किया था। लास्ट देख लीजिए क्या है, भू राजस्व वसूलने हेतु महालवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया था? तो हॉल्ट मैकेंजी ने इसको लागू किया था। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर जो 28 था उसको सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार जो इसके टोटल 100 दिए हुए हैं प्रैक्टिस सेट, उन 100 प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।